जी आज दिन है 27 जुलाई बुधवार। तो आप सब शुरू कर सकते हैं। जी, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत सभी को। आज का हमारा टॉपिक है साधारण चीला, नॉर्मल प्रीपेरियम, और साथ में है केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। कल मैंने आपको बताया था डिलीवरी का, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिलीवरी तक का बताया था कि उसमें क्या होता है, कैसे पेशेंट बाहर आती है। और जहां तक मेरे ख्याल है सबने वीडियो भी देखी होगी जो मैंने पेशेंटा के बारे में दिखाई थी। दूसरा आया था जब हम पेशेंटा की डिलीवरी कर देते हैं उसके बाद हमने पेशेंट जो जिसकी डिलीवरी हुई है उसको देखना होता है कि पेशेंट को हमने कैसे केयर करनी है। तो छीले का मतलब होता है, छीला या सूतक वह समय है जो डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते तक चलता है। इस दौरान के इस दौरान कई चेंजिंग आती है। ये होता है कि जिस दिन हमारी डिलीवरी हुई है उसी दिन से छूतक छीला शुरू हो जाता है, और जो 6 हफ्ते तक कंटिन्यू चलता है उसमें छीले के दौरान हम पेशेंट की क्या क्या हम उसकी देखभाल करते हैं और कैसे करनी होती है, ये मैं आज आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी। उसके बाद बच्चे का बताऊंगी। इसमें ये होता है कि इसमें जन्म क्रिया के अंग गर्भ से पहले वाली हालात में आ जाते हैं। जब डिलीवरी होती है तो सारा सिस्टम डिलीवरी के शुरू से लेके 1 महीने से लेकर 9 महीने तक और डिलीवरी तक जो बॉडी का सिस्टम है वो सारा खराब होया होता है। सब कुछ खराब होया होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद जब होता है, जन्म के बाद जो क्रिया होती है वो फिर से वो स्टार्ट हो जाती है। जन्म से जो बच्चे के जन्म से पहले जैसे लेडी होती है वैसे ही हो जाती है, हालत हो जाती है। ब्रेस्ट से उसके बाद हो जाता है दूसरे नंबर पे, ब्रेस्ट से दूध आना शुरू हो जाता है जब डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद ब्रेस्ट से दूध आने लग जाता है। जो जनन अंगों का जो टूटते हैं अंदर से, जिसको टूट फूट बोलते हैं, उसकी रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। मीन्स कि वो अपने आप से फिर वो जुड़ने लग जाते हैं, फिर से वो ठीक होने लग जाते हैं। डिलीवरी के बाद मरीज को सीधे लेटने को, जब जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं 2 घंटे तक पेशेंट जो है सीधा लेटा रहे, ताकि अगर वो सीधा लेटा रहेगा उससे जो उसकी यूट्रस है उसको सिकुड़ने में थोड़ी सहायता मिलेगी। अगर पेशेंट की डिलीवरी हुई है उसके 2-3 के मिनट के बाद, क्योंकि काफी देर तक पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। पेशेंट को ये होता है कि मैं थोड़ी देर साइड लेकर के लेट दूं, लेकिन उसको ऐसा करने से मना करना है कि अभी 2 घंटे तक तूने साइड लेकर के नहीं लेटना है, बिल्कुल सीधे लेटना है। वो इसीलिए ताकि यूट्रस को सिकुड़ने में थोड़ा अच्छे से समय मिल जाए, वो अपनी सही पोजीशन में सिकुड़े। अगर वो साइड लेकर के सिकुड़ेगी तो बच्चेदानी का सारा भार है जो साइड है वो एकदम साइड में किनारे चल जाएगी, और जिससे कि आगे उसको परेशानी होगी, क्योंकि अपनी जगह से ही हिल जाएगी यूट्रस। दूसरा, डिलीवरी के बाद मरीज को ब्लीडिंग का, उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ब्लीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे डिलीवरी हुई है उसके बाद जब पेशेंटा निकालते हैं तो उसके बाद ये देखना होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही है। ब्लीडिंग का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी है कि ज्यादा है, थोड़ी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एकदम से भर के ब्लीडिंग आ रही है तो उसको ये देखना होता है कि कहीं कोई क्लॉट्स तो नहीं रह गया, क्योंकि जब हम पेशेंटा की डिलीवरी करते हैं तो उसको अच्छे से डिलीवरी ऑल को देखते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉटन लेते हैं, हाथ में लपेटते हैं कॉटन जो बॉयल की होती है। बॉयल की हुई कॉटन को हाथ में या फिर फोर्सेप होती है, कैंची होती है, उसमें ऊपर लपेट करके ये यूट्रस के अंदर अच्छे से फेर देते हैं, जिससे कि अंदर अंदर कोई भी क्लोट रह गया, कई बारी गांठ वगैरह या क्लोट रह जाते हैं, तो उसको हम कॉटन से ऐसे करके बाहर निकाल देते हैं और वो निकल आती है और ब्लीडिंग ठीक हो जाती है। ये ध्यान जरूरी है कि ब्लीडिंग एकदम से ज्यादा ना हो। बाय चांस अगर वैसे कई बार हो रही है किसी कारण से, वैसे कुछ क्लॉट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए फिर हम थोड़ी बहुत उसको मेडिसिन दे देते हैं, ताकि उसकी जो असेस ब्लीडिंग है वो कंट्रोल में हो जाए, बंद ना हो, थोड़ी सी कंट्रोल में हो जाए। डिलीवरी के बाद
मरीज को हाई प्रोटीन और विटामिन वाला भोजन देना चाहिए। उसको ऐसा भोजन देना चाहिए जिससे कि उसको ताकत मिले, प्रोटीन मिले और विटामिन मिले। दिल के और छीले वाले जो मरीज होते हैं उनको उसके बाद डिलीवरी के बाद जो होता है उसको बहुत आराम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसको डिलीवरी के बाद पेशेंट को कह देना होता है कि अब तू आराम से लेट जा, तुझे बोलना नहीं है, कुछ नहीं है, और आराम से तूने आराम करना, लेटे रहना, अपना खा पी के लेट जा। दूसरा आता है मरीज को इन्फेक्शन से बचाना। उसके बाद इन्फेक्शन से बचाना होता है पेशेंट को, हमें जो भी पैड वगैरह कुछ भी देना है वो साफ सुथरा कपड़ा देना है, और उसके नीचे से डिलीवरी के बाद बिल्कुल सफाई कर देनी, अच्छे से उसका बेड चेंज कर देना, चादर साफ, कपड़े साफ। उसके कपड़े भी हमने उसके चेंज कर देने हैं ताकि जो कपड़े उसने पहले डाल रखे हैं वो कपड़े उसके इन्फेक्टेड है, जैसे अंडरवेयर होगी, उसकी पजामा वगैरह जो कुछ भी हुआ टोटली उसका हम चेंज कर देते हैं ताकि पहले वाले कोई भी इन्फेक्टेड कपड़ा उसके बदन से ना लगे। बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े मरीज को पहना के बिल्कुल रेस्ट करवाना, उसको आराम से लिटा देना। मरीज को डिलीवरी के बाद फिर हमने उसको ऐसा आहार देना है कि जिससे उसको कब्जी ना हो, क्योंकि उसका शरीर जो होता है कच्चा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद जो पेशेंट का एक नया जन्म होता है, जो भी माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका एक नया जन्म होता है। तो अगर छीले के दौरान उसको कब्जी वगैरह हो जाती है तो कब्जी उसको बहुत परेशान करती है। जब भी वो वॉशरूम जाएगी तो वो उसको जब लैट्रिन जाएगी करने बैठेगी तो उसको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाने से उसकी जो रेक्टम है उसके ऊपर जोर जोर पड़ेगा, उसका सारा शरीर अभी कच्चा होता है तो शरीर के ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसीलिए जहां तक भी कोशिश करें कि उसको कब्जी ना होने दें, उसको ऐसा आहार दें ताकि उसको कब्जी ना हो। जैसे मिर्च वगैरह उसको नहीं देनी है, कोई उसको ठंडा पदार्थ नहीं देना है, उसको गर्म पदार्थ ही देना है, घी वगैरह उसको ज्यादा देना है ताकि उसको कब्जे की प्रॉब्लम ना रहे जब भी उसका पेट साफ हो, बड़े आराम से पेट साफ हो। आगे है केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जन्म के बाद बच्चे की देखभाल बहुत जरूरी है। जन्म रास्ते में से निकलते वक्त बच्चे को बहुत ही मुश्किलों वाले रास्ते से निकलना पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जैसे माँ माँ को प्रॉब्लम होती है जन्म देने वक्त, वैसे ही बच्चे को भी बहुत तकलीफ होती है। बच्चा भी बहुत कुछ अंदर से जूझता हुआ, बहुत तकलीफों से, बड़ी मुश्किल से वो भी काफी मुश्किलों का सामना करते हुए माँ के पेट से वो बाहर आता है। इसीलिए जब बच्चा होता है तो उसको भी जब जन्म लेता है तो उसको भी थोड़ा आराम की जरूरत होती है ताकि वो भी थोड़ा सा आराम कर सके, उसको भी थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, क्योंकि वो भी जैसे माँ तकलीफ में झेल रही होती है वैसे ही अंदर बच्चा भी तकलीफ में झेल रहा होता है। तो बच्चा बहुत मुश्किल से रास्ते में निकलना पड़ता है, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा होता है, ये तो बच्चा जानता है या माँ जानती है। तो बच्चे को अंदर बहुत मुश्किल होती है क्योंकि थोड़ी सी जगह में से, इतनी सी जगह में से इतने बड़े बच्चे को निकलना होता है। तो ये वो टाइम वही बच्चा जान सकता है जो निकल रहा होता है, बाद में तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। सांस वाला रास्ता, जब जब बच्चे की डिलीवरी हो गई है उसके बाद एक मिडवाइफ का, एक डॉक्टर का क्या फर्ज होता है कि जब डिलीवरी हो चुकी है तो सांस वाला रास्ता साफ करना। तंदुरुस्त बच्चा जन्म के एकदम बाद रोता है। मिडवाइफ को चाहिए कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे का गला साफ करे, गले में से लेसदार मादा साफ करे, गले में कपड़ा या उंगली नहीं फेरनी चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले बच्चे को एकदम से, बच्चा अगर अच्छा तंदुरुस्त बच्चा होगा ना तो उसको रुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तंदुरुस्त बच्चा जैसे ही जन्म लेगा, जन्म लेते सारे बाहर आते वक्त रोना शुरू कर देगा। रोना शुरू कर रहा है तो समझो बच्चे की अपने आप ही नसें, उसके दिमाग की नसें खुल चुकी हैं और उसको हमें रुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसका गला वगैरह रोने से ही अपने आप ही सब कुछ साफ हो जाता है, उसकी आवाज वो सब कुछ साफ हो जाती है। बाय चांस बच्चा अगर, बच्चे ने जन्म लिया है और वो रोया नहीं है, चुपचाप ही बाहर निकल गया, तो हमारा फर्क ये फर्ज बनता है कि बच्चा जब निकला तो उसको डिलीवरी के बाद उसको अच्छे से देखना कि बच्चा क्यों नहीं रोया, उसके बाद उसके गले को साफ करना। उसके बाद भी नहीं रोया तो फिर हम बच्चे को
दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है और कैमरा भी ऑफ हुआ है। उनकी कॉल आ गई है भाई, मुझे लगता है कि इस वजह से उन्होंने बंद किया। हाँ जी, आगे मेरी कॉल ही आ गई थी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद मिडवाइफ को चाहिए कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे का गला साफ करे, उसके अंदर से कुछ भी है। अगर बच्चा फिर भी नहीं रो रहा है तो सेक्शन करनी पड़ती है हमें बच्चे की। सेक्शन एक छोटी सी मशीन होती है। अगर बच्चा नहीं रो रहा है, पुट्ठा कर दिया तब भी नहीं रो रहा है, तो कई बार गले में कुछ ना कुछ उसके अंदर फ्लूइड चला जाता है। तो एक सेक्शन आती है जिसमें एक मेरे पास वो पड़ी होगी, मैं आपको आज मैं रखना भूल गई, नहीं मैं दिखाती सबको। एक इतनी सी होती है, डब्बी बनी होती है। अ, इतनी सी डब्बी बनी होती है, उसमें दो पाइपें लगी होती हैं। ठीक है। जो एक एक पाइप होती है, जब हम बच्चे को सेक्शन कर रहे होते तो एक पाइप हम बच्चे के गले में डालते हैं और एक पाइप हम अपने मुंह की तरफ लेते हैं। और अब जब बच्चे के गले में पाते हैं तो उसको हम अपनी तरफ सांस से उस पाइप को अच्छे से अपनी तरफ खींचे हैं, तो जो कुछ भी सिक्रीशन, जो कुछ भी बच्चे के गले में फंसा होता है, तो वो उस डिब्बी में आ जाता है। बलगम, थूक, जो कुछ भी है ना, वो सारा उस डिब्बी में इकट्ठा हो जाता है और जो बच्चे की गला है वो साफ हो जाता है। इसको हम सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन को बरतनी चाहिए। यह सब हमको तब करना चाहिए जब बच्चा रोता रोता ना हो, अगर बच्चा थोड़ा नीला हो सांस लेने में। उसके बाद अगर सेक्शन हमने दी है, उसके बाद हमें लग रहा है कि बच्चा थोड़ा रो रहा है, रो नहीं रहा है, फिर भी नहीं रो रहा है, थोड़ी बहुत ही हरकत कर रहा है, या बच्चे का जो रंग है वो नीला होता जा रहा है और बच्चा वीक भी है, तो फिर हमें क्या होता है कि हम सांस लेने में भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो सांस नहीं अच्छे से ले पा रहा है। जस्ट एक हिल रहा है, एकदम से थोड़ा सा हिलता है भी, जैसे पता लगता है कि बच्चा ठीक है लेकिन उसकी सांस कहीं पर अड़ी हुई है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, गुम हो जाता है। तो फिर हम एक पतला सा कपड़ा लेते हैं, जैसे पतली सी चुन्नी लेते हैं, वो बच्चे के मुंह पे रखते हैं। वैसे तो दाइयां जो होती हैं, जो पहले टाइम में थी, वो क्या करती थी, एक प्याज लेती थी, प्याज को तोड़ करके उसको बच्चे को सूंघाती थी। जब बच्चा वो सूंघता था तो अपने आप ही उसके नाक वाला रास्ता या कुछ भी तो खुल जाता था। लेकिन वो भी कर लेते हैं, उसका भी कोई नुकसान नहीं है। और हम क्या करते हैं कि पतला सा चुन्नी का कपड़ा जैसे होता है, वो उसके मुंह पे रख देते हैं और अपनी सांस बच्चे को देते हैं। जब हम अपनी सांस बच्चे को देते हैं तो बच्चा अंदर खींचता है, तो अगर उसकी सांस कहीं पर अड़ी हुई है, कुछ भी है, तो बच्चा अच्छे से सांस लेने लग जाता है। और उसके हाथ पैर अच्छे से हम उसकी छाती को मसाज करते हैं, उसको सांस देते हैं, तो बच्चा अपने आप हरकत करने लग जाता है। उसके बाद फिर हम बेबी को माँ के पेट के ऊपर लिटा देते हैं। माँ के पेट के ऊपर जब लिटाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, जब तक बच्चा अच्छे से हिलने नहीं लग जाता, बच्चे का रंग बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है, बच्चा पूरी हरकत में नहीं आ जाता, तब तक हम पेशेंटा नहीं निकालते। 15-20 मिनट का टाइम होता है, क्योंकि आधे घंटे का टाइम होता है कि आधा घंटा हम पेट में ऑन रख सकते हैं। आधे घंटे में हम बेबी को फटाफट ठीक कर सकते हैं। जब हम ये देख लेते हैं कि अभी आधा घंटा हो गया, बेबी अभी उसी हरकत में, तो फिर हम क्या करते हैं, बेबी को फटाफट गर्म देते हैं और बच्चे के माँ के पेट के ऊपर ही बेबी को लिटा के रखते हैं। और ऑल की फिर हम पेशेंटा की डिलीवरी कर देते हैं, ताकि माँ को पोस्टमार्टम हेमरेज, पीपी ना हो सके, उससे बचा देते हैं। और बेबी को ऑल को बाहर निकाल के ऑल को हम ऐसे ही रखते हैं थोड़ी देर, ताकि उसको ढक देते हैं कपड़े से अच्छे से, ताकि ऑल है वो गर्म रहे और बच्चा भी ऑल के जरिए गर्म रहे, और माँ के पेट के ऊपर है, माँ के पेट की गर्मी भी बेबी को मिलती रहे। उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने कई केस ऐसे करे हैं कि कई बार बच्चा अगर ऐसा होता है तो माँ के पेट के ये सब प्रोसीजर करके माँ के पेट के ऊपर लिटा देते हो, तो बच्चा नेचुरली अपने आप हरकत करता है और बेबी में हरकत अपने आप आ जाती है। ये देख के मैंने लिखा है, बच्चे को अपनी सांस देनी पड़ती है और उल्टा लटकाना पड़ता है। उसके बाद आता है कि नाड़ू काटना और बांधना। नाड़ू को कोड से जो जब हम नाड़ू बच्चे का काटते हैं तो इसका भी एक
देखना पड़ता है कि हम नाड़ू को कितना लंबा काटना है और कितना कहाँ से काटना है। तो इसका जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, नाड़ू से कोड तक की, मीन्स के तुन्नी से लेकर के जो कोड की लंबाई है, जहाँ पे हमने कोड क्लिप लगाना है। पहले तो धागा बांध देते थे, धागे को कस के बांध देते थे, जो धागे को पहले बटते थे, बटने के बाद इतना लंबा कर लेते थे, फिर उसके बाद उसको धागे को बॉयल करते थे। बॉईल करने के बाद फिर वो जब बेबी हो जाता था फिर उस धागे से कोड को बांध देते। लेकिन आजकल कोड क्लिप चल पड़े हैं, जो कि थोड़े से मुश्किल भी लगते हैं, लगाने में तो आसान है, लेकिन बच्चे को जब हम गोद वगैरह में उठाते हैं तो वो अड़ने का डर रहता है, कपड़ों में कई बारी उलझ जाते हैं, या कई बारी वो कुछ कुछ भी हो जाता है। लेकिन अगर हम धागा बांधते थे ना, वो बहुत अच्छा रहता था, वो उलझने का डर नहीं रहता था। बट आजकल कोड चल पड़े हैं, मैं भी कोड ही यूज करती हूँ, कोड क्लिप यूज करती हूँ। तो वो जो उसकी लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर छोड़कर बांधना होता है। 5 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये कोड है, ये हमारी तुन्नी है, तुन्नी से हम ये 1 इंच से 1.25 इंच के बीच बीच हम कोड क्लिप लगाते हैं। 1.25 इंच से भी अगर 1.5 इंच तक भी हो जाए तो कोई डर नहीं है, कि बाय चांस कई बारी क्या होता है, इसकी लंबाई हम इतनी क्यों रखते हैं कि बाय चांस अपने अगर हमने कोड क्लिप लगाया है, कोड क्लिप अचानक से खुल गया है, या धागा लूज बंधा है, या कुछ भी है, तो हम, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतनी लंबाई है, तो हम उसको, क्योंकि जो जो हम ऊपर से काट देते हैं तो काटने के बाद हमारे पास जगह नहीं बचती, क्योंकि ऊपर हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर का वेस रखते हैं, जहाँ पे हम कोड क्लिप लगाते हैं उसके ऊपर सिर्फ हमारा 1 सेंटीमीटर का, मीन्स के यहाँ पर हमारी कोड लगी और इतना सा ही बचता है। अगर हमें दोबारा जरूरत पड़े या कोई भी इमरजेंसी हो तो हम उसके ऊपर कोड क्लिप नहीं लगा सकते और इवन के बांध भी नहीं सकते। इसीलिए हमें ये 1.25 इंच या 1.5 इंच छोड़ना पड़ता है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी कोड क्लिप ढीला रह जाए या धागा ढीला रह जाए तो हम उसके उसके नीचे हम दोबारा से उसको बांध सकते हैं, ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो कोर्स हमने 5 सेंटीमीटर छोड़कर बांधना है और 1 सेंटीमीटर ऊपर काटना है, 1 सेंटीमीटर हमने ऊपर छोड़ना है। और काटने के बाद कॉटन से साफ करना है और देखना है कि खून तो नहीं निकल रहा। इसका ध्यान रखने के बाद में बच्चे को अच्छे से साफ कपड़े में लपेटना है और गर्मी सर्दी का ध्यान रखना है। कोड कोड क्लिप लगाकर तो काटने के बाद फिर हमने ये देखना है सर्दी गर्मी क्या है, उस तरीके से हमने बच्चे को अच्छे से साफ कपड़े में लपेट करके फिर पकड़ाना है। कई बार ये होता है कि कपड़े को हम, जैसे सर्दी है, सर्दी में हम बच्चे को सीधा ही गर्म कपड़े में लपेट देते हैं, तो ये नहीं करना होता। कपड़े हमेशा बेबी को सबसे पहले कॉटन के कपड़े में, सूती कपड़े में, हो सके तो पुराना कपड़ा यूज करना होता है, नया कपड़ा नहीं। क्योंकि नया कपड़ा कई बार हम नया, जैसे कोई उसके बच्चे के पाने वाला कपड़ा ले आए, या फिर कोई नया टॉवल ले आए, कुछ भी ले आए, तो वो कई हाथों से गुजर के उसमें कई जर्म्स लगे होते हैं, बहुत कुछ लगे होते हैं, और हम सीधा बच्चे की बॉडी के ऊपर वो कपड़ा दे देते हैं, जिससे कि बच्चे की बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, उसके दाने दाने हो जाते हैं, बहुत कुछ। क्योंकि बच्चा उस वक्त बिल्कुल नाजुक होता है, बिल्कुल नाजुक, उसको छोटी से छोटी इन्फेक्शन भी उसके शरीर को हार्मफुल हो जाती है, मीन्स के इतना खराब कर देती है। इसीलिए अगर पहले से यूज किया हुआ कपड़ा अच्छे से धो सुखाकर, नरम मुलायम कपड़ा अगर इसके बॉडी को लपेटेंगे उससे, तो उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आरामदायक ही महसूस करेगा। इसीलिए जहां तक हो सके कि बच्चे के लिए पुराना और कॉटन वाला और बहुत सॉफ्ट कपड़ा ही यूज करें, नया ना करें। उसके बाद आता है नवजात बच्चे की हालत का जायजा लेना। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले ये हमें ये देखना पड़ता है कि कोड काट दिया, सब कुछ हो गया, तब तक बच्चा ठीक था, रोया भी है या नहीं रोया, कुछ भी है। उसके बाद हमने बच्चे की पूरी केयर करनी है। जैसे कि रोते वक्त बच्चे के फेफड़े फैलते हैं, इसीलिए बच्चे का रोना सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। रोने से पहले बच्चे का रंग गुलाबी हो जाता है, इसका जायजा लेने के लिए अफगा स्कोर चेक करना पड़ता है। हमारे डॉक्टरी लाइन में एक अफगा स्कोर होता है, जैसे कि ये नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं इसकी आप लोगों को अलग से पिक भेज दूंगी। तो इसमें बच्चे का जन्म जब बच्चा लेता है तो उसके सारे
रंग कैसा होना चाहिए बच्चे का, क्योंकि हर बच्चे का अफगा स्कोर लिखा हुआ है कि इसको कितने पॉइंट मिलेंगे, इसको कितने, अगर बच्चा वीक है, अगर तंदुरुस्त है तो उसको बच्चे को हम 2 नंबर का, अगर जैसे नॉर्मल है तो 2 नंबर का, अगर थोड़ा उससे कम है तो उसको 0 नंबर का बोलेंगे। बच्चा अगर 8 से 10 नंबर है तो मीन्स के तंदुरुस्त भी माना जाता है, और 5 से 8 है तो बच्चे को निगरानी में रखा है। ये सारा अफगा स्कोर में दिया होता है कि बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है तो उसका रंग पिंक, लाइट पिंक या बहुत अच्छा कलर होगा। अगर बच्चा थोड़ा सा हिलने जलने में थोड़ा सा कम हरकत कर रहा है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस हिसाब से ये सारे दिए गए हैं। और उस हिसाब से ही बच्चे की केयर का देखना पड़ता है कि बच्चे को कौन सी केयर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है या कैसे जरूरत है, उस हिसाब से सारी एक एक चीज का देखना पड़ता है, निगरानी में रखना पड़ता है और डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। 5 से भी कम हो तो अगर बच्चे इस अफगा स्कोर के मामले में अगर हम देखें, अगर 5 से भी अगर उसके बच्चे के नंबर कम आते हैं, उससे भी नंबर कम में आता है, तो समझो कि उसका बचना बहुत ही कम है, मीन्स के बचने के चांस बहुत कम है। 1-2 दिन में या कुछ भी, इतनी उसकी उम्र हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। कुछ रिलेक्शन भी होते हैं बच्चे में, कुछ रिफ्लेक्शन आते हैं बच्चे को, जो हम लोग पहचान जाते हैं जब डिलीवरी करते हैं, तो हमें बच्चे की पहचान आ जाती है, क्योंकि हमें ये अफगा स्कोर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बच्चे की स्किन से और बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, हम उस हिसाब से हिसाब लगा देते हैं कि इस बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और हम पेशेंट को भी पेरेंट्स को भी हम बता देते हैं कि आपके बच्चे में मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, इसको अगर आप दिखा लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मोस्टली जो भी मैंने अभी तक के तजर्बे में मैंने जो 1-2 बच्चों के बारे में बताया है, भी आप मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, तो वो 100% वो प्रॉब्लम होती ही है। वो या तो उसकी मैं बता देती हूँ कि इतने टाइम तक ये शायद ही बचे, या अगर वो ठीक रहता है तो फिर मैं कहती हूँ कि डॉक्टर के पास ले जाओ कि आपका बच्चा बिल्कुल सेफ हो जाएगा, थोड़ी सी इसको डॉक्टर की जरूरत है, ठीक हो जाएगा। और जिसकी नहीं होती तो फिर मैं बता देती हूँ कि ये बच्चा आपका बचने वाला नहीं है। अगर ये बच भी जाता है तो इसमें वो प्रॉब्लम आएगी कि जो ये एबनॉर्मल गिना जाएगा, मीन्स कि ये नॉर्मल बेबियों में नहीं गिना जाएगा, वो हमें पहचान हो जाती है। फिर हो जाता है नवजात का निरीक्षण। जब बेबी का जन्म होता है तो फिर हम ये सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि बच्चा जो पैदा हुआ है वो बच्चे के ऊपर जैसे पैर हो गए, पैर अच्छे से दिख रहे हैं, उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके जो पैर हैं वो मुड़े तो नहीं है कहीं से, बच्चा ठीक ठाक है, उसके कुछ जमांदरू मीन्स के जन्मजात से कोई ये पैरों में कोई लंगड़ापन या कुछ भी ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। और उसके सिर की हड्डियां बिल्कुल ठीक है, सिर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या सिर की कहीं से हड्डी। और तीसरा फिर हम ये देखते हैं कि जो बच्चे की उंगलियां हैं वो ठीक बनी है, टेढ़ी तो नहीं है, पूरी है, पैरों की उंगलियां पूरी हैं। और फिर उसका हम देखते हैं कि उसकी जो रेक्टम है, लैट्रिन वाली मोरी का रास्ता जो बिल्कुल ठीक है। कई बारी किसी किसी बच्चे के रेक्टम का रास्ता ही नहीं होता, और कई बारी कोई बच्चा ऐसा होता है कि बाथरूम वाली जगह तो बनी होती है लेकिन उसकी जो आगे वाली मोरी होती है वो छोटी होती है, बाथरूम करते वक्त उसको प्रॉब्लम आती है। तो हमें ये सब चीजों, छोटी छोटी चीजों का हमें छोटे बच्चे में एक एक चीज का निरीक्षण करना पड़ता है, ताकि पेशेंट मरीज है वो ये ना कह सके कि आपने जब बेबी हुआ तो आपने हमें बताया नहीं या अच्छे से देखा नहीं। ये हमारा फर्ज। दीदी आवाज नहीं आ रही ना, स्क्रीन आ रहा है। हाँ जी, मेरा फोन आ गया था। हाँ जी, उसके बाद फिर हमें, अब आ रही है ना?
आवाज आ रही है? जी आ रही है, स्क्रीन भी हाँ आ रहा जी। है। और है ना, क्या बोल रहे थे, आखिरी 2 वर्ड छूट गए आपके कि हमको जवाबदारी रखनी पड़ती है, ऐसे कुछ बता रहे थे आप। हाँ जी, वो बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तो हमें बच्चे को, जब हम माँ को भी संभाल लेते हैं और बेबी को भी जब पेरेंट्स को पकड़ा देते हैं, तो उसके बाद फिर हम सारा ठीक ठाक करके फिर हम बच्चे को अच्छे से देखते हैं कि बच्चे में कोई नुक्स तो नहीं है, जमांदरू नुक्स तो नहीं है बच्चे में। उसके हाथ पैर अच्छे से चेक करते हैं भी, उसको उसकी रीढ़ की हड्डी देखते हैं भी, रीढ़ की हड्डी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार रीढ़ की हड्डी में कई नुक्स होता है, फोड़ा वगैरह बना होता है, ऐसा एक एक चीज को हमें उस टाइम चेक करना होता है और वजन करना होता है। और उसका मुंह भी देखना होता है हमें खोल करके कई बारी कि बच्चा अच्छे से अंदर सारा कुछ लेकर जा रहा है। जो भी हम उसको खाने पीने को देते हैं वो देखते हैं कि बच्चा अंदर ले गया, तो उससे हमें पता लगता है कि अगर बच्चा अंदर मुंह के अंदर सब कुछ लेके जा रहा है तो बच्चे का अंदर जो तालुआ है जो भी है वो ठीक ठाक है। अगर बच्चा अंदर कुछ नहीं लेके जा रहा है, बाहर निकाली जा रहा है जो भी हम अंदर पाते हैं, तो समझो कि उसके अंदर मुंह के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो उसका तालुआ अच्छे से नहीं बन पाया है, या उसकी जो पाइप है, नाली है, वो ठीक नहीं है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए पेरेंट्स को बताया जाता है कि ये अच्छे से अंदर नहीं लेके जा रहा है, इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि जब बेबी हो जाता है उसके बाद हम जो भी कुछ देना होता है बेबी को, जैसे अब मैं स्वर्ण प्राशन दे देती हूँ, उसके आधे घंटे के बाद हम ये कहते हैं कि जहां जहां तक हो सके कि बेबी को मदर का दूध पिलाओ। और कुछ लोग कह देते हैं कि अभी उतरा नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो लेकिन मैं कहती हूँ कि उनको पिलाओ। जो भी अगर बेबी का दूध पिलाएंगे, उसके दूध दूध को अच्छे से साफ करके अच्छे से, जो भी उसके अंदर से दूध के अंदर से डिस्चार्ज होता है, वो पीले से रंग का कुछ पदार्थ निकलता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे लिखा था मैंने, क्लोस्ट्रोम। क्लोस्टोरम बोलते हैं, क्लोस्ट्रोम बोलते हैं। ये मदर की ब्रेस्ट में से निकलता है, और जो अगर बेबी सबसे पहला अगर ये कोलोस्ट्रोम पीता है तो बेबी को सारी जरूरतें इससे पूरी हो जाती है। मीन्स के इसमें बच्चे के लिए बहुत ही माँ का पौष्टिक, जो भी माँ की अच्छी चीजें माँ ने खाई होती हैं जो भी होती हैं, तो वो इस चीज में असर होता है। इसीलिए बच्चे को जन्म के बाद माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। 1 या 2 दिन की ब्रेस्ट में से पीले रंग का तरल निकलता है जिसको क्लोस्ट्रोम कहते हैं। यह बच्चे के दीदी बहुत दीदी जरूरी होता दीदी, ये है ना, कोलेस्ट्रॉल को हिंदी में पीयूष बोलते हैं, बॉली। है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोली बोलते हैं। जैसे हम भैंस गाय के दूध को बोली बोलते हैं ना, है ना, वैसे ही हाँ इसको जी, बिल्कुल सेम है, बोलते हैं। पीयूष बोलते हैं, जी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ये बॉली बोलते हैं। तो गाय माता, गाय का भी वही हाल है, और अपन जो इंसान है वो भी, जो एनर्जी है वो भी। जी जी। हाँ, बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, वो इन्फेक्शन से बचाता है और बच्चे को इम्यूनिटी इम्यूनिटी मिलती है इस दूध को पीने से। तो ये बच्चे को जरूर से जरूर पिलाना चाहिए। ध्यान रखें कि बच्चे को सूती कपड़े में ही डालें, और बच्चे को इन्फेक्शन से जितना भी हो सके बच्चे को इन्फेक्शन से बचाएं, बच्चे को साफ सुथरा रखें। और बच्चे को रोज डेली कॉटन से अच्छे से पानी गर्म करके उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार माँ जो है दूध पिलाती है बेबी का, तो बेबी के ऊपर कहीं ना कहीं डूब जाता है, गिर जाता है, जिससे कि बच्चे के अंदर से ऊपर से स्मेल आने लग जाती है। तो बच्चे की सफाई का ध्यान भी बहुत ज्यादा रखें। तो आज का मैंने ये बताया था। इसमें से अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। कल कल अगर किसी का क्वेश्चन कोई रह गया हो तो कल का भी मुझसे पूछ सकते हैं। दीदी ये जो नीचे नीचे में नीले से लिखा हुआ है, तो काले वाला आपने बताया, नीले में जो चीजें जो हाँ छुपी है, वो क्या ये चीजें हैं? ये अफगा स्कोर है। ये मैं आपको ना, अगर इसमें अच्छे से नहीं समझ आएगा, पिक तो मैं अच्छा भेजूंगी, जी, अगर इसमें नहीं समझ तो मैं इसकी पिक भेज दूंगी। ये अफगा स्कोर बहुत है। मेहरबानी, बहुत ये अफगा मेहरबानी। स्कोर है, जो बच्चे के हम रंगत वगैरह देखना होता है, ये पॉइंट होते हैं। ये एक अच्छा जी, जो भी है ना, उसको ये जरूरी जानना होता है कि इसी से पता लगता है कि बच्चे का रंग कौन सा है, कैसा है, बच्चा कैसी हरकत कर रहा है। क्योंकि जो एबनॉर्मल बच्चा होगा ना, उसकी सबसे पहले निशानी ये होगी, अगर वो रो भी पड़ा है थोड़ा सा, मान लो थोड़ा रोया है, तो हम बेबी के ना मुंह में जब हम उंगली डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, पहली बात तो जो बेबी होगा ना एबनॉर्मल होगा, बिल्कुल एबनॉर्मल होगा। जिसकी एज 2-3 दिन लगा लो,
या कुछ महीने लगा लो, है ना, बस इतनी लगा लो, इससे ज्यादा नहीं, 2-3 दिन। तो वो बेबी की आप ये निरीक्षण करोगे, जब बेबी के मुंह में आप उंगली डालोगे तो वो ना जोर से दबाएगा उंगली को। कई जो नॉर्मल बेबी होगा वो उंगली को चूसने लग जाएगा ना, जैसे हम दूध पी रहा है जैसे उसको वो चूसेगा, है ना। लेकिन जो एबनॉर्मल बेबी होगा ना वो उस उंगली को दबाएगा, जोर से दबाएगा और रुक रुक के रोएगा, रुक रुक के रोएगा। तो इससे ये पता लगता है कि बेबी एबनॉर्मल है, और शरीर को ना ऐसे ऐसे अकड़ाएगा, नॉर्मल नहीं रखेगा। तो ये 2-3 सिम्टम्स होते हैं जो पता लगता है कि बेबी एबनॉर्मल है। और फिर मैं मतलब उसको बोल देती फ्लेक्सिबिलिटी, लचक नहीं रहेगी, हार्ड हार्ड हो जाएगा वो। हूँ, एकदम से अपने शरीर को ना ऐसे कसेगा, हाँ, स्टिफ थोड़ी स्टिफ कर लेगा शरीर को। जी जी, और मुंह को भी ना दबाएगा, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना जैसे इसके अंदर ना जैसे कोई तकलीफ हो रही है, जैसे उसका कुछ दुख रहा है ना, वो ऐसे रिएक्ट करेगा, थोड़ी थोड़ी अच्छा देर जी। बाद रोएगा, और दूसरे तीसरे दिन फिर वो बेबी ना होली होली नीला होना शुरू हो जाएगा। उसके लिप्स नीले होने लग जाएंगे, उसकी उंगलियां नीले होने लग जाएंगी, उसकी बॉडी पे नीले होने लग जाएंगे। अच्छा, वो फिर जिंदा रह पाता है कि जैसे कई नहीं एबनॉर्मल बच्चे रहते हैं, शरीर लचकता, गिर जाता है, अपनी बैकबोन में खड़ा नहीं रह पाता है, एबनॉर्मल बच्चा जो रहता है ब्रेन से कम रहता है, तो जिंदा रहता है वो, फिर वो दुखदाई रहता है माँ बाप को, जी मतलब जी, वो उसको उसकी, बहुत क्योंकि मुश्किल हो ये जाता भी 2-3 तरह के हो जाते हैं ना एबनॉर्मल में। कई बच्चे रोते हैं लेकिन काफी देर के बाद रोते हैं, 2-3 घंटे बाद रोते हैं, है ना, या फिर कोई दूसरे दिन रोते हैं, ये तीसरे दिन रोते हैं। उस टाइम कोई नहीं बच्चा, तभी तो कहते हैं कि रुलाना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को रुलाएंगे उल्टा करके तो उसके दिमाग में खून आएगा, उल्टा करेंगे तो दिमाग की जो नसें हैं वो खुलेंगी। जब तक दिमाग की नसें नहीं खुलेंगी तो वो संदेशा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं हमारे, वो नहीं खुल पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही हमें संदेशा देते हैं ना कि हमारी बॉडी के साथ हमें टेस्ट का, हमारे दर्द का, हमें लैट्रिन बाथरूम का, उसी से ही हमारे पता चलता है, क्योंकि वो है। हाँ, नसें रोने से ही हाँ, खुलती हैं। तो जो प्यूटरी ग्लैंड और पिन्यूस ग्लैंड दोनों रहता है जी, ना। हाँ जी, अच्छा, बड़े बड़े लोग, ये तो बच्चे की बात होगी ना, अगर ब्रेन में किसी जी जगह ब्लड नहीं जा पाता ना तो लोग कोमा में चले जाते हैं, या हार्ट अटैक हो जाता है, या पैरालिसिस हो जाता है, इसका कारण भी यही है। जी तो जी, ब्लड क्योंकि ऊपर नहीं ब्लड, जाता ब्रेन। दिमाग ने ही हमारे हाँ, काम करना है ना, हमारा हाँ, मास्टरमाइंड तो हार्ट, हमारा दिमाग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ों को में भी साथ में ऐसे प्रॉब्लम है, बच्चों में भी है, बताइए कितनी बड़ी बच्चों बात है। में भी जी। तो दिल के साथ साथ अकेला दिल काम नहीं करता, दिमाग भी काम करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैम एक बात पूछ रही थी कि कल जैसे आपने बताया ना लास्ट वाली जो स्टेज थी, मैं वो आपका वो कल रीड कर रही थी, कल मैं अटेंड नहीं कर पाई। तो हाँ जी, लास्ट वाली स्टेज में आपने मतलब बताया था प्लेसेंटा का, और उसकी वो वीडियो भी देखी जो आपने भेजी है। मतलब हाँ जी, कि लास्ट वाली स्टेज बता देंगे कि जब पूरी डिलीवरी मतलब बेबी बाहर आ गया तो उसके बाद मतलब 10 मिनट के बाद उसकी वो आनी चाहिए, तो इतनी देर तक। मैम मतलब मेरा ये पूछने का मतलब है कि जो आपका प्लेसेंटा जब बाहर आ जाता है तो आप इसका क्या करते हैं? ये तो फिर डिस्कार्ड करने वाली चीज ही है ना, इसको तो फेंक ही दिया जाता होगा। हाँ जी, डिस्कार्ड ही करना होता है, क्योंकि अगर हम मान लो इसको रखते हैं तो स्मेल आने लग जाएगी, इसमें से बहुत हाँ गंदी जी, स्मेल आती है। बहुत गंदी स्मेल आएगी। तो हाँ लेकिन अभी आप कह रहे थे ना, मेरे को ऐसे लगा शायद आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा जैसे थोड़ा लेट वो हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए वो प्लेसेंटा रख देते हैं क्या, मतलब जब वो माँ नहीं के नहीं, पेट पे तो वो ऐसा होता है कि मान लो जैसे बेबी हुआ है और बेबी कोई हरकत नहीं कर पा रहा है, बच्चा रो नहीं रहा है, ठीक है हाँ ना, जी, क्योंकि जितनी देर बेबी पेशेंटा पेट के अंदर है बेबी को गर्मी मिल रही है, हाँ ठीक है जी, ना, उतनी देर बेबी की जो ऑल है वो पेट के अंदर है, तो बेबी को गर्मी मिल रही है, सांस सांस ऑल के जरिए ही ले रहा है समझो उस वक्त वो, हाँ जी, ठीक है हाँ ना, जी, क्योंकि हमने पेट से अलग नहीं ना की, तो वो उतनी जब तक अलग नहीं होएगी तब तक ऑल के जरिए बेबी सांस ले रहा है, तो उतनी देर तक हम ऑल को बाहर नहीं निकालते हैं जब तक कि बेबी हमें नॉर्मल नहीं लग जाता, और अच्छे से ढाक के रखते हैं, मदर को अच्छे से ढाक देते हैं ताकि मदर को विजाइना के जरिए ठंडी हवा या कुछ ऐसा ना जा सके अंदर, उसको बिल्कुल हीट में रखते हैं। और बेबी को पूरा फर्स्ट एड देते हैं, जैसे अपनी सांस लेते हैं, बच्चे को थपथपवाते हैं, उसकी बॉडी को अच्छे से, छाती को मलते हैं, दिल को हम थोड़ा सा दबाते हैं ताकि बच्चा किसी तरह से हिले जुले, थोड़ा रोए, उसका रंग चेंज हो और थोड़ा शरीर उसका गर्म हो, मीन्स के उसको पूरा पूरा जोर लगाते हैं। थोड़ा सा बच्चा जब हरकत करता है हमें लगता है कि अभी भी थोड़ा सा बाकी है, सांस देते हैं अपने मुंह से चुन्नी रखकर या कुछ पतला कपड़ा रख के अपनी सांस देते हैं, तो बेबी हरकत करता है,
फिर उसके बाद हम बेबी को उसकी मदर के पेट के ऊपर लिटा देते हैं, क्योंकि पेट के अंदर माँ की औल है, ठीक है। तो कुछ माँ की हाँ गर्मी जी है, हाँ तो जी वो दोनों गर्मी से जब बच्चे को अपने आप ही जब हीट मिलती है, और माँ का स्पर्श तो ऐसा है कि मुर्दे में भी जान पा दे, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो फिर माँ के जब पेट के ऊपर डालते हैं तो बच्चा नेचुरली अपने आप थोड़ा बहुत अगर ठीक है तो थोड़ी हरकत करता है। फिर उसके बाद फिर हम जब पेशेंट है फिर उसकी डिलीवरी करते हैं, और फिर अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट है जो नाड़ू आता है तो उसका हमने ब्लड बच्चे को पहले से दिया होता है अच्छे से, उसके देने के बाद फिर हम नाड़ू पेशेंटा की डिलीवरी करते हैं, और फिर उसके बाद फिर काटते हैं, और फिर उसके बाद बेबी को अच्छे से साफ सुथरा करके फिर पेरेंट्स को देके फिर मदर को संभालते हैं। मदर को संभालने के बाद सारा उसको करने के बाद फिर हम बेबी को देखते हैं कि अब हम बेबी को अच्छे से देखें कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, क्या नहीं है, रोया है तो कितना रोया है, उसके बाद फिर बेबी की केयर शुरू हो जाती है। नहीं, ये जो मेरे को ये नहीं समझ आया कि ये प्लेसेंटा जो है, जब आपने बेबी की डिलीवरी की तो प्लेसेंटा तो मदर के अंदर ही है ना? हाँ ये तो उतनी देर अंदर है ना, सिर्फ 10-15 आधे घंटे का टाइम होता है पेशेंटा का। आधे घंटे में पेशेंटा निकालनी चाहिए, आधे घंटे से ऊपर नहीं छोड़ सकते हम, लेकिन अच्छा जी। आधे घंटे के अंदर अंदर हमें पेशेंटा निकालनी होती है। किसी टाइम कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे पेशेंटा कई बार नहीं निकलती है, वो अड़ जाती है या अपनी जगह से अलग नहीं हो पाती है, तो फिर वो आधे घंटे हमें डरना नहीं चाहिए। हमें ये होता है कि अभी आधा घंटा है, अपने आप से दर्द उठेंगे, बच्चेदानी जब सूंघनी शुरू होगी तो पेशेंटा अपने आप वो जगह छोड़ेगी। और पेशेंट को फिर हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा जब दर्द उठता है तो थोड़ा थोड़ा जोर लगाई जाए। उतनी देर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतनी देर तक हम बच्चा अगर बिल्कुल ठीक है तो 5-10 मिनट हम नाड़ुओं को अच्छे से जो खून होता है वो बच्चे तक पहुंचाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट तक, ताकि बेबी को पूरा खून मिल जाए। उसके बाद फिर हम नाड़ुआ काटते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी डिलीवरी कर देते हैं ना, पेशेंटा की डिलीवरी कर देते हैं और फिर ठीक हो जाता है। अगर बाय चांस बच्चा ठीक नहीं है, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, फिर हम पेशेंटा की थोड़ी लेट डिलीवरी करते हैं, ताकि पेशेंटा की गर्मी बच्चे को मिलती रहे। एकदम से हम पेशेंटा को नहीं निकालते, बच्चा हमारा नॉर्मल है, रो नहीं रहा है, कुछ भी है, उतनी देर फिर मैं पेशेंटा को बाहर नहीं निकालती। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी। और तब तक आप वो नाड़ुआ भी नहीं काटते, मतलब नेचुरली नहीं। तभी कनेक्शन बना हुआ है ना? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, उतनी देर में नाड़ुआ भी नहीं काटती, हाँ क्योंकि जी। नाड़ुए से ही मदर वो मदर पेशेंटा का से वो, बच्चे हाँ को मिल हाँ, रहा है ना सब कनेक्शन कुछ। उसी का ही वो मिल रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये अनजानपना हो जाता है इसमें कि बेबी रो नहीं रहा है, फटाफट इसको अलग करो, फटाफट ये करो, उसमें बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। इसीलिए इस काम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिचुएशन आ गई कि जब अगर बच्चा प्रॉपर मतलब नॉर्मल नहीं है तो ये सिचुएशन संभालने वाली चीज आ गई कि भाई इसको बिल्कुल बाद में हाँ आपने जी, करना है, पहले उनका कनेक्शन बना रहे मदर और बेबी का ना। जी जी जी, हाँ जी। और मैम एक बात ये ऐसे जैसे जो बच्चा मतलब कि जैसे अभी आपने कहा, मतलब उसकी इतना मन खराब होता है कि देखो कुदरत की मर्जी, पर इसमें क्या कुछ जैसे भी बच्चा नॉर्मल नहीं है तो इस चीज के पीछे कुछ मदर की तरफ से भी होता है, या कि बिल्कुल ही टोटली मतलब नेचुरल है, अभी चाहे बाई चांस ही है, या कि कुछ कारण नहीं, हमारे भी हो सकते हैं? इसके बारे में देखो कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि मदर को पता ही नहीं होता कि मुझसे क्या गलती हुई है, ठीक है। हाँ इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कहाँ पर कौन सी। कई बारी अभी मैंने पीछे एक डिलीवरी की थी, वो थी तीसरा बेबी था उसके, तो 2 उसके पहले सजीरियन हुए हुए थे, तो तीसरी मैंने नॉर्मल डिलीवरी की थी। मेरे अच्छा पास जी। वो 8th मंथ में आई थी वो, मेरे पास उससे पहले नहीं आई थी। तो छोटी बेटी भी शायद उसकी 5-6-7 साल की थी, और बड़ी बेटी उसकी 12-13 साल की थी। तो जब मेरे पास 8वें महीने में आई तो उन्होंने बोला कि हमने नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। मैंने कहा हो जाएगी नॉर्मल, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पहले उसके 2 सजीरियन हुए हुए हैं। मुझे तो यही था कि एक होया हुआ है। मैंने उसको चेक किया 8वें महीने में, मैंने कहा अभी इसकी नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी, लेकिन पूरा टाइम मैं आपको 9th मंथ में बताऊंगी भी होगी या नहीं होगी। 50% होगी अभी, और 50% मैं आपको 9th मंथ में बताऊंगी। जब उसको 9th मंथ लग गया और बेबी बिल्कुल ठीक था, सब कुछ ठीक ठाक हो, कुछ भी नहीं हम उसका कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी 2 बेटी है उसकी, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब तीसरी बेटी वो हुई है
जब उसकी मैंने डिलीवरी की है, जब हुई है, तो वो थोड़ा रोई है। थोड़ा रोने के बाद, और वेट भी उसका बहुत अच्छा था, 3 किलो का उसका वेट था बेबी का। और जब जब मैंने उसको अच्छे से चेक किया उसका सारा, तो फिर मुझे लगा कि ये बेबी इंटरनल ठीक नहीं है। अब इंटरनल उसको क्या प्रॉब्लम आई है, इसका डॉक्टर को भी नहीं पता चला। डॉक्टर ने भी यही बताया कि इसके लीवर में और जो लंग्स में है, दोनों में प्रॉब्लम है, इस वजह से इसको ये प्रॉब्लम है। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि लीवर पता नहीं छोटा है कि बड़ा है, और लंग्स में उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि चलो बच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि अगर आप पैसा लगा लो लेकिन ये बच नहीं सकती। और इसका मैंने उनको अपने यहीं पर ही जवाब दे दिया था कि ये बच्चा आपका बच नहीं सकेगा, इसको इंटरनल प्रॉब्लम है, बाहर की कोई प्रॉब्लम नहीं इंटरनल प्रॉब्लम है जी। तो कुछ क्योंकि हाँ जी, इंटरनल प्रॉब्लम का हम बहुत कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसमें कह नहीं सकते कि बच्चा आपका ठीक ठाक है या आगे जाके ठीक होगा। हाँ, ऊपर से अगर एक्सटर्नल कुछ दिख रहा है, जैसे कई बार रीढ़ की हड्डी में ना ये हो जाता है, स्पाइन बोन में जख्म होता है कई बारी, या फिर उसका रीढ़ की हड्डी के ऊपर ना एक फोड़ा सा बना होता है, जो अंदर मांस नहीं बना होता, वो दिखता होता है अंदर, उसकी रीढ़ की हड्डी भी दिखती होती है। तो वो क्योंकि वो इंटरनल नहीं आया, वो एक्सटर्नल आ गया, तो वो ठीक हो जाता है, डॉक्टर उसकी सर्जरी कर देते हैं और उससे वो ठीक हो जाता है। या कोई फोड़ा वगैरह, एक्सटर्नल तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो इंटरनल है ना, जमांद्रू है और अंदरूनी है, जो भगवान ने जो ऑर्गन्स बनाने हैं वही नहीं ठीक बने हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज। हाँ दीदी जी। ऐसा जो आजकल बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं विदेशी, जैसे कैट स्कैन वगैरह, सीटी स्कैन है, और भी कई है नाम, एमएमआई है, ऐसे कुछ चेकअप करने से, हालांकि वो चीजें बोलते हैं नुकसान करती है मदर को भी और बच्चे को भी, तो अगर हाँ उसे चेक जी, किया जाए तो इंटरनल पता लग सकता है। लेकिन उसके लिए वही ऑपरेशन, तो उस छोटे से बच्चे को ऑपरेशन करना या क्या करना हो तो भगवान जाने क्या होता है ना। उस वो भी देख लिए भाई साहब, रिस्की हो जाता है ना कि वो आगे सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। उसका भी हम ये नहीं कह सकते कि चलो छोटे बच्चे का अगर करते हुए तो उसका भी रिस्क हो जाता है। ऐसे हमारे हाँ घर में था, हाँ मेरा दीदी का पोता था, तो उसके छेद था दिल में, तो उसका इलाज हुआ है तीसरे साल में। तीसरे साल में डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका अभी नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है, नुकसान कोई नहीं है, भी इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो फिर जब वो तीसरे साल में लगा है, फिर उसकी सर्जरी हुई है। यहाँ पे काफी बड़ा उसके कट्टर का निशान है बीचों बीच। तो उसके दिल का जो छेद है, पता नहीं भरा है कि क्या करा है, मैं कम ही जाती हूँ। तो हाँ दीदी, जैसे आपने अभी थोड़ा बताया ना कि दिल में छेद मतलब छेद है करके, तो छत्तीसगढ़ में ना एक जो बेंगलोर के जो साईं जी थे जो एक्सपायर हो गए, उनका बहुत बड़ा हाँ हॉस्पिटल है। जी, फ्री हाँ फ्री जी, ऑफ कास्ट पूरे वर्ल्ड से उसके उनके पास आते हैं, जिसका हार्ट का कोई बच्चे का प्रॉब्लम होगा ना, तो हाँ बच्चे की जी, कोई भी प्रॉब्लम होगी हार्ट के मुताल्लिक, लीवर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो जी उनके जी, साथ में हार्ट आने की, वाले को भी खर्चा खाने पीने का और वो सब करते हैं, और उसको रिजल्ट देते हैं उन लोग। ये बहुत अच्छी बात है, जो पता लगना ये चाहिए सबको पूरे। जी, ये हाँ ना मेरे को सुना था मैंने, लेकिन मेरे को ना हाँ ये नहीं याद आ रहा था हाँ कि कहाँ पर हाँ है। हाँ, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ रायपुर में में है। नया नया रायपुर में है वो, और बहुत बड़ा पिरामिड जैसा बना हुआ है वो हॉस्पिटल, और बहुत फैसिलिटी है और ठीक है साफ जी। सुथरा है ना। तो ये चलो आगे जो की बात कभी अगर भगवान ना कोई भी करे किसी ऐसे बच्चे होता को ना। ऐसा हो, तो बिंदास वहां पहुंचे, बिल्कुल वहां 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक जी है, जी, और ठीक है, हार्ट का तो धन्यवाद। बिल्कुल रिजल्ट देते हैं उन लोग। ठीक है जी। आपने उस हॉस्पिटल का नाम क्या बताया भैया जी? साईं साईं हॉस्पिटल, नया जी, रायपुर। सत्य साई बाबा। हाँ, सत्य साईं हॉस्पिटल है वो, जी जी, पिरामिड हाँ नुमा। हाँ। जी जी, पता हाँ है, जी, सत्य साई बाबा है। हाँ वो हाँ थैंक जी यू, साईं हाँ जी जी के हाँ जी नाम से ही है ना। थैंक यू, थैंक हाँ यू। जी हाँ जी हाँ जी। किसी और का सवाल है कोई आज? हाँ हाँ ये मैं दीदी। बोल सकता हूँ। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ अगर प्री प्लानिंग से करें, प्राणायाम करें, शुद्ध आहार विहार हम्म, करें, आचार विचार करें, तो ये सब प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्योंकि अंदर में जो बनेगा, वो बोलते हैं ना कि जैसे वो अभिमन्यु का केस है कि वो माँ जगी थी तो घुसते हुए सब उसने सुना और निकलने का जी नहीं सुना, सो गई माँ, तो हुआ। तो जो खान पान माँ बाप करेंगे और विचार करेंगे, तो जो प्रॉब्लम आजकल बच्चों को इतनी आ रही है छोटी सी उम्र में ही, वो माँ बाप की प्रॉब्लम है, मतलब उनकी
खान पान गलत होने की वजह से। तो अगर वो सही माने में करें कि हमको सही प्रोडक्ट लाना है, इंश्योर ने हमको दिया है, ये हम आभारी हैं और हम उनके माध्यम हैं, तो हम पूरी ईमानदारी से शिद्दत से उसको आगे सहयोग करें। तो मेरे जी ख्याल से सब छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आएगी नहीं, सही बात बोल रही हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो लोग जैसे पूरे आप उसमें बता रहे थे कि वो आपके पास 8 मंथ में जो डिलीवरी हुई है, उन्होंने भी आयुर्वेद से पूरा अपना ध्यान रखा हुआ था और 8 मंथ में भी बच्चा बहुत एक्टिव और थैंक गॉड कि बहुत स्वस्थ और बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है हाँ अब वही जी, जैसे भाई साहब वही करके भाई आयुर्वेद का पूरा ध्यान रखे, पूरे हर चीज का प्रॉपर ध्यान रखें तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। एक्चुअली वही है ना कि आज की जनरेशन को ये चीज समझानी पड़ेगी कि आप एक मतलब कि जैसे भगवान की एक क्रिएटिविटी प्रोसेस के अंदर अपना योगदान देने के लिए जा रहे हो तो आपको इस ढंग से रहना है। और जो लोग अवेयर हैं वो तो खैर बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं, वो तो करना चाहते हैं कि हाँ हमको इसी तरह से करना है। आप तो हाँ सोचिए जी, ना, छोटा सा जो आजकल के बच्चे हैं, ड्रेस लेते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, चाहे वो अमेजोन से मंगाते हैं, एक एक चीज उसको ध्यान रखते हैं। तो एक बाहरी आवरण के लिए इतना मेहनत करते हैं, जूते अच्छे चाहिए, फलाना चाहिए, बिल्डिंग ऐसी चाहिए, तो अंदर वाली बिल्डिंग के लिए क्यों नहीं, जो कुदरत के द्वारा मिली, जो कोई नहीं बना सकता ना वैज्ञानिक, तो वो हस्बैंड वाइफ मिलके बनाते हैं, तो वो क्यों नहीं अच्छा बनाने की कोशिश करते। और अगर प्रॉब्लम वाले होगा तो ताज जिंदगी उनको उसको मतलब वो हमारा सहारा क्या बनेगा, वो उनके सहारा उनको खोजना पड़ेगा। तो ऐसी बेवकूफी करने से अच्छा ना वो 9 महीना और उसके 1-2 महीना पहले और 1-2 महीना बाद तक बिल्कुल सिंसियर हो कि भैया हमको जो भी लाना है एकदम हाई क्वालिटी का लाना है। कपड़े के लिए हाई क्वालिटी करते हैं, स्कूटर लेने, कार लेने के लिए हाई क्वालिटी और मॉडर्न और मॉडल चाहते हैं, घर भी एकदम हाई फाई चाहिए, उसमें एसी चाहिए। तो अपने जो कुदरत की चीज में क्यों नहीं, ये बच्चों को बताना पड़ेगा, बताएंगे तो जरूर रिजल्ट आएगा। ये तो सही है। बिल्कुल आजकल बिल्कुल सही एक्चुअली कहा। बाहरी आजकल का दुनिया टाइम का है। ही है ना, आजकल बाहरी दुनिया की शो ही है ना, सिर्फ अंदर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि हमें अध्यात्म से भी जुड़ना है या हमें दूसरों के लिए भी कुछ हमारे दिल में दर्द हो, वो सब कुछ आजकल नहीं रहा ना, सिर्फ एक शो ऑफ करना है फेसबुक वही और तो है ना, सोशल मीडिया आजकल पे। आजकल का ये टाइम हो गया कि बस हमें बच्चा हो जाए, जितनी जल्दी हो सके बच्चा हो जाए। आज मेरे पास एक पेशेंट आया, उसके पास पहले 2 बेटी हैं, काफी टाइम हो गया, अब उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो चेकअप वगैरह किया मैंने, सारा कुछ किया, तो मुझे वो पेशेंट बोलता है, मैडम हमें बच्चा चाहिए, जब मर्जी हो जाए, हमें इससे कोई नहीं है, बस हमें जल्दी से जल्दी बच्चा हो जाए, आप ऐसी दवाई दो कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर बच्चा हो जाए। तो मेरे को इतना वो है, मैंने कहा आपको सिर्फ बच्चा ही चाहिए, जैसा मर्जी जैसे मर्जी हो जाए, आप ये नहीं चाहते कि थोड़ा इंतजार करो, कुछ अच्छा बेबी चाहो भी तुम्हें कुछ अच्छा बेबी मिले। कहते ना कि सब्र का फल मीठा होता है, आप तो कह रहे हो कि भी आज दवाई लेने आए हैं और कल बेबी हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस हमें बच्चा